नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पुरानी आदतों पर उतर आया है, झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश। इस बार मुद्दा था अमेरिकी सैन्य परेड में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए जाने का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस अफवाह को आधार बनाकर भारत अमेरिका संबंधों पर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने इसे भारत के लिए रणनीतिक झटका बताया और अमेरिका की मंशा पर संदेह जताया। लेकिन जल्द ही व्हाइट हाउस ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए साफ शब्दों में कह दिया, यह दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। किसी भी विदेशी सैन्य अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया था। मतलब पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस की भी घोर बेइज्जती हो गई है। पाकिस्तान का असली चेहरा फिर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। तो वहीं पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान का साथ दे सकता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसके संकेत दिए हैं। आसिफ ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। आसिफ के मुताबिक अगर सभी एकजुट नहीं हुए तो इजराइल ऐसे ही सबके साथ करेगा। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे सहयोगी अनुज शुक्ला। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम शुरू से ही कह रहे थे हम लोग कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, झूठ पूरी दुनिया के सामने है और व्हाइट हाउस का भी मैसेज आ गया। देखिए, व्हाइट हाउस ने साफ साफ कह दिया कि हमने मौलाना मुनीर को हमने नहीं बुलाया। कांग्रेस पार्टी अजब है। फेक न्यूज के ऊपर आप हिंदुस्तान को ही बेइज्जत करने लग जाते हो। खैर, अब ये बात साफ हो गई कि ये कांग्रेसी इकोसिस्टम किस तरीके का प्रपंच और प्रोपेगेंडा करता है। और ये तमाम यूट्यूबर जो है, रवीश कुमार टाइप के लोग, ये सब वीडियो लंबा वीडियो बना डाले, सारी ज्ञान की गंगा बहा दी कि कितनी बड़ी हार हिंदुस्तान की हो गई। खबर झूठी थी, झूठे लोगों के साथ रहोगे तो ऐसे ही बदनाम हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जब उसको बुलाया नहीं गया तो मौलाना मुनीर अमेरिका में कर क्या रहा है? लौटा नहीं है। 12 तारीख को गया था, आज 15 तारीख है, लेकिन अमेरिका में उसका क्या प्रोग्राम हुआ, किससे मिला, किससे नहीं मिला, वो पता नहीं चल पा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से एक बार मूर्ख बनाया। अब थ्योरी भी चल रही है कि ये मुनीर जो है ये अमेरिकन एजेंट है। वो आर्मी चीफ जो मारा गया उसको एक घड़ी दी थी, वो घड़ी जो है उसमें जीपीएस लगा हुआ था। पता नहीं किस किस तरह की थ्योरी, पता नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इजराइल को मारने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ की आवश्यकता नहीं है। उनका मुसाद जो है वो हर गली गली में पहुंचा हुआ है। आज खबर आई है कि एक दंपत्ति को जो है आज ईरानियंस ने जो है उठा लिया है। वो कॉलेज में शायद पढ़ाते थे, उनको बताया गया कि भाई ये मुसाद के लिए काम करने वाले डबल एजेंट हैं। तो खैर, ये सारी कहानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान तो बुरी तरीके से फंस गया। आप ईरान के साथ हो और ये कह रहे हो कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ आ जाओ, और आपका आर्मी चीफ जो ईरान के तरफ से लड़ने वाला है वो अमेरिका के गोदी में बैठा हुआ है। तो आप ये समझिए कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये कांग्रेस पार्टी भी गई, लोगों की नज़रों में गिरी, और पाकिस्तान वो तो इस कंट्राडिक्शन से कैसे बाहर निकलेगा कि उनका फील्ड मार्शल है, कायर फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका के गोद में बैठा हुआ है और यहाँ की सरकार कह रही है कि हम अमेरिका से जंग करेंगे। बिल्कुल। तो 2-3 चीजें हैं अनुज सर। पहला तो ये कि पाकिस्तान ने इस तरह का झूठ क्यों बोला, पूरी दुनिया में डंका बचाया कि नहीं भाई मेन गेस्ट के अतिथि के तौर पे बुलाया गया, हालांकि व्हाइट हाउस ने मना कर दिया। इस तरह के झूठ बोलने का मकसद क्या हो सकता था पाकिस्तान का? ये देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है
और अगर आपको पता होगा तो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा जारी है अभी भी, उसमें हमने विराम दिया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारी शुरू है और इस वॉरफेयर में भारत का हर एक नागरिक भारत का सिपाही है। अब इसमें 2-3-4 मजेदार चीजें आई हैं, जैसा कि मनीष सर ने भी बताया। अब आते हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। असल में ये सारे के सारे पाकिस्तानी हथियार हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इसलिए कि भारत में अनरेस्ट फैलाना है, भारत में तमाम तरह के अफवाह फैलाना है, भारत में अराजकता फैलानी है, भारतीयों को अंदर से दिखाना है कि वे कितने कमज़ोर हैं और दुनिया में कितने अलग थलग पड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं वे इन्हीं सब कोशिशों के तहत इस तरह की खबरों को मीडिया में प्लांट कर रहे हैं। उनके नेता बयान दे रहे हैं, उनके यहाँ डिबेट हो रही है टीवी चैनलों पर, और हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी पता नहीं जानबूझ करके कर रही है या अनजाने कर रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस क्या कर रही है, उसी नैरेटिव को, उसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो पाकिस्तान करवाना चाहता है भारत के अंदर, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सांसद माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रवक्ता जयराम रमेश जी उस चीज को उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं और उसे सर्कुलेट कर रहे हैं। तो असल में ये लोग पाकिस्तानी वॉरफेयर के टूल बन गए हैं। अब जानबूझ करके बने हैं, अनजाने बने हैं, ये मुझे नहीं मालूम। यही इनका असली चेहरा है। ये इनका असली चेहरा है और कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उसको भारत में बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मनीष सर, जिस तरह से इजराइल और ईरान में वॉर है, इससे पाकिस्तान क्यों इतना डरा हुआ है, इतने स्टेटमेंट्स कि हाँ मुस्लिमों को एकजुट करें, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में एक थ्योरी है, वो थ्योरी ये है कि ये सारे मुसलमानों के बीच ये थ्योरी है कि दुनिया में मुसलमानों की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो यहूदियों से है। कोई कार एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो मौलवी कह देगा भाई ये यहूदियों की साजिश है, यहूदियों की वजह से हो रहा है। सीए आया तो वही यहूदियों की साजिश है। तो वो इजराइल उनके जो है टारगेट पे रहता है। हालांकि पाकिस्तान अंदर खाने तो मदद करता रहता है। ये कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने कई बार इस बात को कहा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले कि जो हमास के ऊपर हमले हो रहे थे गाजा के अंदर और जो यूक्रेन में वॉर चल रहा था, तो रूस से मदद मांग रहे हैं ये लोग, चीन से मदद मांग रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने जो भी वो 155 mm बारूद का जो इस्तेमाल किया गोला का, वो पाकिस्तान से सप्लाई हुआ था। और खबर कुछ जगह ये भी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि पैसे है नहीं आर्मी को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे जब नहीं हुए थे, तो इजराइल को भी 155 mm एंड 122 mm का गोला इजराइल को पाकिस्तान ने सप्लाई किया था, जिसका इस्तेमाल गाजा पे हो रहा था। तो ये आप देखिए डबल स्पीक। सर एक चीज और करते हैं, मैं इंटरप्ट करूंगा। जी बिल्कुल बताइए। कि जो पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल दुनिया के तमाम देशों में जाता है, वो चाहे रूस में यात्राएं कर रहे हो, चाहे यूक्रेन में कर रहे हो, चाहे यूएस में कर रहे हो, ये लोग वहां जा करके खुफिया जानकारी भी निकालते हैं और उन इंटेल्स को भी बेचते हैं दूसरों के हाथ, सौदेबाजी करते हैं। और इजराइल की जो बात आ रही है, इजराइल के साथ तो यहां तक निकल करके आया कि पाकिस्तान इजराइल के साथ डील करना चाहता है। तस्वीरें निकल करके सामने आई तो उस पर बड़ा बवाल हुआ, जैसा कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये इजराइल के, वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का कुछ एक सेक्शन है जो ये कहता है भाई इजराइल से हमें क्या लेना देना है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि एक सरकार है जिसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, नेता है जिसके पास कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, और ईरान के ऊपर अचानक से इस तरीके से वही यहूदियों ने, इजरायलियों ने हमला कर दिया। अब वहां की जनता ये कह रही है कि सरकार को, पाकिस्तान की सेना को वो ईरान का साथ देना चाहिए। इजराइल के और अमेरिका के पास आप जा नहीं सकते, आर्मी चीफ वहां बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर में। तो ये ईरान वॉर जो है, वो कहते हैं ना कि भाई लड़ रहा है इजराइल और ईरान और फंस गया पाकिस्तान वो इस तरीके से फंस गया है कि ये नैरेटिव वहां पे लोग चला रहे हैं कि देखो
ये इजरायली जो है मुसलमानों के दुश्मन है। हालांकि कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो ईरान के साथ अभी खुल के सामने नहीं है, वो सब जगह जो है लिप सर्विस जिसको कहते हैं ना। अदरवाइज भाई जॉर्डन ने क्यों एयर स्पेस दे दिया? इजरायलियों के लिए वो एयर स्पेस फ्री है, उसके विमान जो है वो जॉर्डन के ऊपर से उड़ के जा रहा है, लेकिन वो एयर स्पेस ईरान के लिए बंद कर दिया। तो भाई ये किस तरीके से आप ये सारी चीजें कर रहे हो? वो भी मुस्लिम कंट्री ही है। तमाम जो बाकी, तो अब ये जो अकेला फंसा है ईरान, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा दुविधाजनक स्थिति है कि आप करें तो क्या करें, क्या ना करें। और जो हम लगातार पिछले एक सप्ताह से कह रहे थे कि जब से ये बात चली थी कि मुनीर जो है वो अमेरिका जाने वाला है, उस वक्त से हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि अमेरिका ने विश लिस्ट दी है कि ये ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान में, उनको कम से कम 3 एयर बेसिस चाहिए। एक ईरान बॉर्डर के आसपास, एक अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और एक चाइनीज़ बॉर्डर मतलब पीओके के आसपास जो है उनको एक बाकायदा एयर बेस चाहिए। और ये डिमांड ये रखा जा रहा है, और शायद इसीलिए प्रलोभन दिया गया था कि आपको IMF से भी पैसा मिल जाएगा, इंडिया से लड़ने के लिए आपको एयर डिफेंस सिस्टम हम दे देंगे, नए हथियार भी हम आपको दे देंगे, लेकिन अमेरिका के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। और यही मुनीर की दुविधा है कि ये काम अगर वो करेंगे तो आतंकवादी ये कश्मीर तो जाना छोड़ देंगे, पहले मुनीर की जान के पीछे ही पड़ जाए। मतलब कह सकते हैं कि इस वॉर में पाकिस्तान फंस गया है पूरी नहीं, तरह से। पाकिस्तान फंस नहीं गया है। जैसा कि सर ने बताया, पाकिस्तान के साथ दुविधा क्या है। अब पाकिस्तान की कलई खुल रही है। शुरू में जो बात रखी मनीष सर ने, उसमें उन्होंने बताया कि जासूसी की और घड़ियां दिया। आप अगर देखेंगी ईरान में जिस तरीके इजराइल ने टारगेट वहां पर हिट किए कि एक फ्लैट मारा है अपार्टमेंट में, और उसके पड़ोस का जो फ्लैट है उसका प्लास्टर तक नहीं उखड़ा है, तो ये बिना खुफिया जानकारी के संभव नहीं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के साथ पाकिस्तान का रिश्ता किस तरह से रहा है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान ने ही बेचा था। पाकिस्तान के साथ जो वो बोल रहा है कि नहीं, इजराइल के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, असल में वो इसलिए बोल रहा है कि उसकी कलई अब खुल करके सामने आ गई है कि असल में यह पाकिस्तान ही है जिसके इंटेल की वजह से ईरान के अंदर इजराइल ने घुस करके इतना ठोका। पिछले कैपिटल टीवी के कुछ एपिसोड्स में हम लोग बात कर चुके हैं कि तस्करी हुई है। तस्करी के जरिए मोसाद वहां पर हथियार लेकर के गया, वहां असेंबल किया ईरान के अंदर में, और वो रास्ता कहां से हो सकता है? अगर आप जियोग्राफी देखेंगे और दुनिया के मैप को देखेंगे, ईरान के आसपास जिन देशों की मौजूदगी है, तो उसमें एकमात्र इकलौता पाकिस्तान ऐसा देश नजर आता है जो अमेरिकी चैनल से वहां पर ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है। दूसरी बात, जैसा कि सर ने कहा, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है, इन्होंने भारत के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जब लगातार ताबड़तोड़ हमारे मिसाइल्स ने उनके एयर बेसेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अपने सारे के सारे फाइटर जेट्स को निकाल करके जो एयर बेस उनके बलूचिस्तान कब्जे वाले क्षेत्र में है वहां पर तैनात किया हुआ है। और खबरें यहां तक आ रही हैं, और ये हवाई खबरें नहीं है, ये लोग एक्सपर्ट्स जो लगातार जिनकी नजर है वे बता रहे हैं कि उस इलाके से अमेरिकी विमान उड़ रहे हैं, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं आसमान में, और आधे ईरान की पूरी जासूसी कर रहे हैं, और लगातार वहां जमीन पर क्या हलचलें हो रही हैं उन सब चीजों को मुहैया करवा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान ऐसे फंसा हुआ है कि पाकिस्तान की पोल खुल गई है, असीम मुनीर की पोल खुल गई है कि ये लोग कैसे पैसा जिनके साथ मिलता है उनके साथ ये लोग इस्लाम के नाम पर सौदा कर लेते हैं। पब्लिक को तो ये लोग यही बताते हैं ना कि हम जिहाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनकी जब कलई खुल गई है तो अब ये कैसे बताएं अपने लोगों को कि नहीं हम इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये केवल माहौल बना रहे हैं। लड़ाई तो लंबी है। आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल है, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको इसका? फ्यूचर मुझे लगता है कि जिस तरीके बेंजामिन नेतन्याहू का जो बयान आया है, उन्होंने जो ईरान की पब्लिक को एड्रेस करते हुए जो बयान दिया है, और जिस तरीके ईरान इजराइल की तैयारी है, देखिए 2 चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो या तो जंग लड़ता है, और जब जंग नहीं लड़ रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ जंग की तैयारी करता है। मतलब 24/7 उसका
एकमात्र काम यही है। और आप देखिए कि उसने बंकर बनाए हैं, उसने अपने हथियारों को अपग्रेड किया है। मतलब इजराइल एक छोटी सी जगह है, उसे मालूम है कि ईरान अटैक करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल दाग ही रहा है तो उसके नागरिक इलाकों पर ही दागेगा, बाकी और उसकी क्षमता है नहीं। तो पूरा का पूरा इजराइल लगभग इस वक्त अंडरग्राउंड है और ईरान को क्या कर रहा है, ईरान को ठोक रहा है। तो इजराइल ने भी पूरी तैयारी बना करके, पूरी योजना बना करके ये अटैक किया है। उनका लंबा प्लान है, बेंजामिन नेतन्याहू बार बार बोल रहे हैं। और जिस तरीके वो ईरानियन लोगों को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि अगर आप नहीं माने तो ये हमला और तीखा होगा, और लगातार तीसरे दिन हमला मुझे लगता है कि और ज़्यादा भयावह होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल की योजना है, कहीं ना कहीं उसमें वेस्ट की भी योजना होगी कि खमैनी को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अयातुल्ला रिजिम को लेकर के ईरान में 80% महंगाई है, बेरोजगारी भयावह स्तर पर है, खाने पीने का संकट है। आपने देखा कि उनके पास उड़ाने के लिए जहाज तक नहीं है। पिछले ऑपरेशन में जो इजराइल ने मारा था वो गए गुजरे और बाबा आदम के जमाने का हेलीकॉप्टर था। ईरान के पास कुछ है नहीं। रसिया फंसा हुआ है एक जंग में कि रसिया से ही उसको मदद मिल जाएगी। चीन क्या मदद करेगा, वो अपनी मदद कर ले तो उसके लिए वही नाकाफी है। टर्की को आप देख ही रही हैं, टर्की इसलिए मदद नहीं करेगा कि वो ये मानता है कि ईरान उसकी खलीफाई में एक बड़ा चैलेंज है। सऊदी मदद नहीं करेगा, सऊदी को लगता है कि उसकी जो खलीफाई है वो ईरान छीन लेगा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों की यही हालत है, वे ईरान के साथ मदद के लिए आएंगे नहीं। तो ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस तरह के हालात में ये बार बार बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों से संकेत मिल रहा है इसका कि इजराइल और वेस्ट और अमेरिका तमाम देश मिल करके वहाँ पर जो अयातुल्ला की रिजिम है उसको चेंज करेंगे। वहाँ हो सकता है कि उसकी जगह किसी और को लेकर के आए, क्योंकि ईरान के अंदर में भारी अफरा तफरी मची हुई है। लोग भाग करके नॉर्दर्न इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं और कई चीज़ें तो यहाँ तक निकल करके सामने आ रही हैं कि अंदर जो मोसाद को जगह मिली है वो असल में ईरान के अपने अंदर का जो आंतरिक खींचतान है उसकी वजह से मिली है। कुर्द पहले से ही नाराज बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर ये जंग लंबी चली, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 हफ्ते लड़ने की क्षमता है ईरान के पास, क्योंकि उनकी सारी मिसाइलें, सारे हथियार लेबनान में ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने उधार की जंग ली थी, हमास की गजा में ख़त्म कर दिए हैं, सीरिया में चले गए हैं। तो उनके पास कुछ बचा नहीं है। 1-1.5 हफ्ते करेंगे। मुझे लगता है कि अयातुल्ला खुमैनी की रिजीम को चेंज करने की एक योजना है और जंग अगर लंबी चली तो वो होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है और साथ ही कांग्रेस की हड़बड़ी और जल्दबाजी भी उजागर हो गई है। बिना तथ्यों की पुष्टि किए कांग्रेस राष्ट्र सुरक्षा और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश की है। अब कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो वहीं इजराइल ईरान पर जिस तरह से कहर बरपा रहा है उससे पाकिस्तान भी काफी डरा हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं उसके खिलाफ ही ऑपरेशन शुरू ना हो जाए और भारत का तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।